हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 3 है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले किरचॉफ के नियम। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से समझेंगे। इतने आसानी से आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मस्त तरीके से आपको पूरा समझाएंगे। तो बस यार करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना है और कॉपी पे निकाल लो, एकदम मस्त तरीके से समझेंगे किरचॉफ के दोनों नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बात करते हैं किरचॉफ के नियम की। ठीक है, तो देख सकते हो हेडिंग यहाँ पे लग चुकी है किरचॉफ के नियम। और एक चीज़ जान लो यार, अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के और भी ये जो अभी तक जितने चैप्टर हो चुके हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उनके सभी वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके देख सकते हो। तो बात करें किरचॉफ के नियम, क्या है किरचॉफ के नियम। ठीक है, तो देखो किरचॉफ के नियम जो है वो क्या है, पहले यहाँ पे पढ़ते हैं। किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किरचॉफ के नियम दिए हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या चीज़ें हमने लिख रखा है। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यही बात आती है ना कि है क्या चीज़ है किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम को किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिया, कब दिया, सन 1842 ईस्वी में। तो किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, हम किसी भी जटिल परिपथ, मान लो जैसे कोई परिपथ होते हैं जिसमें बैटरी लगी होती है, सेल लगा होता है और प्रतिरोध लगा होता है, धारा बह रही होती है, तो ये जो परिपथ होते हैं, तो कहा गया कि दो नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच क्या कर सकते हैं, धारा का वितरण ज्ञात कर सकते हैं। कि धारा कैसे वितरित हुई है उसको आप किरचॉफ के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हो। आप कैसे ज्ञात कर सकते हो वो तो आपको आगे पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात किया गया कि किरचॉफ के पहले ही कहा गया था दो नियम है, अब लिखा गया ये दो नियम इस प्रकार है। पहला किरचॉफ का नियम है जिसे बोला जाता है किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि का नियम। ठीक है, पहला नियम जो है उसे बोला जाता है किरचॉफ का पहला नियम या संधि का नियम। इंग्लिश पे कहें तो फर्स्ट लॉ और जॉनसन रूल। ठीक है, फर्स्ट लॉ का मतलब प्रथम नियम या पहला नियम, जॉनसन रूल का मतलब संधि नियम। दूसरा नियम है किरचॉफ का, उसे बोला जाता है दूसरा नियम अथवा पास का नियम। ठीक है, आपसे कहा जाए दूसरा नियम बताओ किरचॉफ का, या कहा जाए किरचॉफ का पास नियम बताओ, तो ये बात हो जाएगी दूसरा नियम। ठीक है, सेकेंड लॉ और लूप रूल। ठीक है, लूप रूल मतलब पास का नियम। तो दोनों नियमों को बहुत ही मस्त तरीके से समझेंगे। तो सिंपल आपने सबसे पहले ये समझ लिया कि किरचॉफ के नियम है क्या चीज़। किरचॉफ नामक साइंटिस्ट ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिनकी सहायता से आप जटिल परिपथ में धारा के वितरण को ज्ञात कर सकते हो। किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम बोला जाता है या संधि नियम बोला जाता है, दूसरा नियम अथवा पास का नियम, दो नियम है। ठीक है, आप क्या करते हैं, एक एक करके दोनों नियमों को बहुत ही मस्त तरीके से समझते हैं। तो देखो आप बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहला नियम, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा नियम। अगर कोई ये परिभाषा नोट करना चाहे तो कर सकते हो। आप बात करते हैं पहला नियम। ठीक है, तो आप भैया बात करते हैं किरचॉफ का पहला नियम जिसे संधि का नियम बोला जाता है। तो हेडिंग लग चुकी है किरचॉफ का पहला नियम अथवा संधि नियम। क्या होता है ये नियम, इसको मस्त तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहले पढ़ो फिर आपको समझाएं। हमने लिख रखा है इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर, कहा गया किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम ही किरचॉफ का पहला नियम है। ठीक है, कोई परिपथ हो और उसमें संधि हो रही हो, संधि का मतलब एक ऐसा बिंदु जिससे कई सारी धाराएं गुजर रही हो। ठीक है, तो उसमें कह रहा है संधि पर मिलने वाली जो धाराएं होंगी उनका बीजगणितीय योग जो आता है वो कितना आता है, शून्य आता है। ठीक है, कैसे आता है वो समझो आप। ठीक है, तो मान लो कैसे, आपका मान लो कोई परिपथ है उसमें आपकी धाराएं क्या कर रही है, इस टाइप से संधि पे मिल रही है। मान लो यहाँ पे आपकी I1 धारा गई, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ से I1 धारा गई और यहाँ पर से आपकी धारा गई I2। ये ठीक है, आप लोग सही से बना लेना, पटरी से सीधी सीधी लाइन खींचना। ये आपकी इधर से मान लो I1 धारा गई, ये आपकी I2 धारा गई। ठीक है, अब ये आपकी कौन सी धारा हुई, जाने वाली धारा है,
और इधर से अगर I1 और I2 गई है तो ये आपका कौन सा बिंदु हुआ, संधि बिंदु हुआ। और इससे जो धाराएं बाहर निकलेंगी, मान लो वो आपकी इधर एक धारा गई I3 और एक इधर धारा गई I4 और एक इधर धारा गई I5, ठीक है। ये आपका मान लो है धाराएं, ठीक है। मान लो किसी परिपथ पे I1 धारा इस टाइप से आई थी, इस टाइप से I2 धारा आई थी, उसके बाद इस बिंदु पर मिली और उसके बाद यहाँ से I3 इधर गई, इधर I4 धारा गई, इधर I5 गई। आप देखो हमने आपको एक चीज़ और समझाया था जब हमने आपको विद्युत धारा की परिभाषा, सूत्र और मात्रक बताया था, तब बताया था विद्युत धारा एक अदिश राशि है और उसमें क्या होता है, जितनी धारा यहाँ से जाती है उतनी ही धारा बाहर निकलती है। मतलब अगर I1 और I2 को जो जोड़े और उसका जोड़ जो आएगा वो I3, I4 और I5 के जोड़ के बराबर आएगा। ध्यान से समझो, मतलब जितनी धारा इधर से जाएगी उतनी ही धारा उधर से बाहर निकलेगी। अगर यहाँ से 5 एम्पियर धारा गई है तो उधर से 5 ही एम्पियर निकलेगी। जैसे यहाँ से अगर 2 एम्पियर गई, यहाँ से 3, तो 2, 3, 5 एम्पियर, तो वहाँ से भी 5 ही एम्पियर निकलेगी, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझाएंगे आगे भी। तो सिंपल सबसे पहले कहा गया था किसी भी परिपथ में मान लो कोई संधि हो रही है, जैसे इस पे I1 धारा इधर से I2 गई, इधर से I3, I4, I5 बाहर निकली, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले कथन का मतलब समझ लेते हैं। कहा गया था इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ से बीजगणितीय योग का मतलब आपको यहाँ पे सिग्मा का प्रयोग करना है। इसका मतलब हो जाएगा बीजगणितीय योग किसका, धाराओं का, तो धारा को I लिख देना है, ठीक है। धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है, तो सिग्मा I बराबर 0। ये इसका गणितीय रूप होता है आपका पहले नियम का, ठीक है, कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे सिग्मा बोलते हैं, I मतलब धारा 0, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा कि I1, I2, I3, I4, I5 जो बनाया, आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो कि माना आपका संधि पर मिलने वाली जो जाने वाली धारा है I1 व I2 है तथा उससे जो बाहर निकलने वाली धारा I3, I4 तथा I5 है। ये आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, माना एक संधि पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4, I5 है, ठीक है। आप बात करें यहाँ पे आपको लिखना कैसे वो समझो, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, इस संधि बिंदु को कोई नाम भी दे सकते हो, ओ, ठीक है। इस संधि बिंदु को मान लो हमने ओ नाम दे दिया। आप यहाँ पे थोड़ा पहले लिख लेना कि माना संधि बिंदु ओ पर, संधि बिंदु ओ पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3, I4 व I5 है, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लेना कि माना संधि बिंदु पर मिलने वाली धाराएं I1, I2, I3 और I3, I4 व I5 है। अब इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का एक नियम होता है, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है। ध्यान से समझोगे तो एकदम आसान लगेगा। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा, चिन्ह परिपाटी का एक नियम होता है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार जो संधि पर आने वाली धाराएं हैं, संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिखा जाता है, पर आने वाली धाराओं का मान धनात्मक लिखा जाता है, का मान धनात्मक लिखा जाता है, तथा बाहर निकलने वाली धाराएं, ठीक है, संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक लिखा जाता है। संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक लिखा जाता है, ठीक है। धाराओं का मान ऋणात्मक लिखा जाता है, ठीक है। ये होता है चिन्ह परिपाटी का नियम, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार अगर मान लो आपका संधि पर जो आने वाली धाराएं हैं उनका मान धनात्मक लिखा जाता है और संधि से जो बाहर जाने वाली धारा है उनका मान ऋणात्मक लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंपल हमने लिखा माना संधि बिंदु पर मिलने वाली धारा I1, I2, I3, I4 व I5 है। अब लिखा गया यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का मान धनात्मक लिखा जाता है तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, होना क्या चाहिए यहाँ से, मतलब सभी धाराओं का योग शून्य हो जाना चाहिए, मतलब I1 + I2 + I3 + I4 + I5 बराबर 0 होना चाहिए।
यही तो मतलब होगा बीजगणितीय योग का, मतलब सभी धाराओं का योग जो होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पे इस टाइप से नहीं करना, आपको चिन्ह का प्रयोग करना है, आपको सभी चिन्हों का प्रयोग करना है। जो धाराएं आपकी जा रही हैं उसको धनात्मक करना है, ठीक है। मतलब इस बिंदु पर जो आपको आती हुई दिख रही है, ये यहाँ से आती हुई दिख रही है I1 और I2 धारा, और I3 I4 और I5 की बात करें तो ये इस संधि बिंदु से दूर जाती हुई दिख रही है। I3 I4 I5 क्या है, इस संधि बिंदु से दूर जाती दिख रही हैं, और I1 और I2 जो है इस बिंदु O या संधि बिंदु के पास आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपको जो संधि की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हो उनका मान धनात्मक रखना है। देखो हमने कहा था यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं का योग, मतलब धाराओं का मान धनात्मक लिखा जाता है। तो संधि की ओर आने वाली धारा I1 व I2 है, और संधि से दूर जाने वाली I3 I4 व I5 है। तो धनात्मक किसको लिखेंगे, I1 और I2 को। तो यहाँ पर से आपका देखो ब्लू से लिख दे, यहाँ से आपका हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 और I2 धनात्मक इसलिए हुई क्योंकि ये संधि की ओर आ रही हैं, और जो संधि से दूर जाएंगे जैसे I3 I4 और I5 तो इसको आप ऋणात्मक लिखोगे, जो दूर जाए उसको ऋणात्मक लिख दो, I3 माइनस I4 माइनस I5, और बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यही है आपका कौन सा नियम, पहला नियम अथवा संधि का नियम, ठीक है। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, अर्थात सभी धाराओं का, संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस चिन्ह का ध्यान रखना, जो आपको संधि की ओर आती प्रतीत हो रही है उसका मान धनात्मक, जो संधि से दूर जाती दिख रही है उसका मान ऋणात्मक। तो यहाँ पर से I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, ये माइनस इसमें इसलिए लगा क्योंकि ये संधि से दूर जा रही थी। अब यहाँ पर से आप देखो इसे इस टाइप से भी लिख सकते हो, जैसे I1 प्लस I2 को यहीं पे रखो, I1 प्लस I2, और ये जो माइनस वाले हैं इनको उधर भेज दो, तो I1 प्लस I2 इधर ही रह जाएगा, माइनस का I3 उधर जाएगा प्लस का I3, माइनस का I4 उधर जाएगा प्लस का I4, माइनस का I5 उधर जाएगा तो प्लस का I5, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आ जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो यहीं पर से एक चीज़ और भी सिद्ध हो जाता है आपका, जैसे देखो I1 प्लस I2 यहीं पे रह गया, ऋणात्मक वाले जो थे हमने उधर भेजे, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5 हो गया। यहाँ से ये भी सिद्ध हो जाता है, हमने पहले ही बताया था कि जो संधि की ओर आने वाली धाराएं होती हैं, जैसे I1 और I2 धाराएं आई हैं, इनका योग और यहाँ से जो बाहर धाराएं जा रही इनका योग बराबर ही होगा हमेशा। हमने कहा था मान लो आपका किसी बिंदु पर इधर से 2 एम्पियर धारा जा रही है, इधर से 3 एम्पियर 5 एम्पियर रही है, तो उस बिंदु के बाहर भी जो धारा निकलेगी वो भी 5 ही एम्पियर होगी। जितनी धारा जाएगी उतनी ही धारा निकलेगी। तो इससे यही से सिद्ध होता है, यहां से गई 2 धाराएं I1 और I2, लेकिन निकली कितनी धारा I3 I4 I5, लेकिन हुआ क्या, I1 प्लस I2 का योग जो आ रहा है तीनों धाराओं के योग के बराबर आ रहा है, मतलब जितनी धारा यहां से जाएगी उतनी ही धारा वहां से बाहर निकलेगी। तो यहां से ये भी सिद्ध हो जाता है, I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से और याद रखना कि यह जो नियम है, ठीक है, यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पे लिख लेना यह नियम, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखाई देना है। यह नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है। आप लिख देना यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। जो आपका पहला नियम, ठीक है, ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। और जो दूसरा नियम है, ठीक है, जो दूसरा नियम है, सॉरी अभी तो दूसरे नियम पे दूसरे में बताएंगे, पहले कहा गया जो पहला नियम ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। और दूसरा पॉइंट लिख देना, इसे धारा का नियम भी कहते हैं, इसे धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसे धारा नियम भी कहते हैं। ये जो आपका संधि नियम है इसे धारा नियम भी बोला जाता है, ठीक है भैया, इसे धारा नियम भी कहते हैं। संधि नियम को हम लोग धारा नियम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है किरचॉफ का पहला नियम, जिसे संधि का नियम या जंक्शन रूल बोलते हैं। इसका एक नाम और आ गया धारा का नियम, ठीक है। तो सिंपल फिर से एक बार आपको पूरा समझा दें। नियम कहा गया था, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा लगा है मतलब सभी धाराओं का योग, ठीक है। सिग्मा का यही मतलब है कि सभी धाराओं को जोड़ दिया गया है। तो सिग्मा आई बराबर 0, सभी धाराओं का योग शून्य होता है। हमने लिखा माना संधि बिंदु पर मिलने वाली धारा I1 I2 I3 I4 व I5 है। अब कहा गया यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि पर आने वाली धाराओं को हम धनात्मक लिखेंगे
लिखेंगे और संधि से बाहर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पे आने वाली धाराएं I1 और I2 थी तो I1 प्लस I2 लिखा गया। जाने वाली संधि से दूर जाने वाली I3 I4 I5 थी तो इसको माइनस में लिखा गया बराबर 0। ठीक है, मतलब सभी का योग जो होता है 0 होता है। यहाँ से लिखा गया I1 प्लस I2, ये तीनों धाराएं माइनस की थी, उधर भेज दिए 0 की तरफ, तो I3 प्लस I4 प्लस I5। यहाँ से एक बात और सिद्ध हो जाती है कि जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी ही धारा वहाँ से बाहर निकलेगी। इसी कारण से I1 और I2 का योग बाहर जाने वाली धाराओं I3 I4 और I5 के योग के बराबर हो गया। अब कहा गया यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और इसे धारा नियम भी कहते हैं। तो आशा करते हैं सबको किरचॉफ का पहला नियम समझ में आ चुका है। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो समझ में आ रहा हो यार तो वीडियो को भी लाइक कर लो। ठीक है, क्योंकि मस्त तरीके से पूरा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप चलते हैं दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो अब भैया बात करते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम या आप कह सकते हो पास का नियम या पास नियम। ठीक है, तो हेडिंग लग चुकी है यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम, या आप कह सकते हो पास नियम या पास का नियम बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बात करते हैं हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम की। तो हमने यहाँ पे लिखा इस नियम के अनुसार, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और यह नियम ही आपका कौन सा नियम कहलाता है, किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। ये नियम आपका किरचॉफ का दूसरा नियम कहलाता है। कहा गया किसी परिपथ में जो बंद पास होते हैं, बंद पास समझते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए ये पूरा परिपथ बना रखा है। ठीक है, अगर आप इस परिपथ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है ए, एक पॉइंट दिख रहा है बी, और क्या क्या दिख रहा है और देखो, और आपको ये आपको क्या दिख रहा है, इसे आप कहोगे बैटरी लगी है या सेल लगा है। और ये जो E1 दिख रहा है ना ऊपर लिखा हुआ, इसे बोला जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। तो E1 क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल इस वाले सेल का। यहाँ पे देखोगे E2 इस वाले सेल का विद्युत वाहक बल है। इसको तो सब लोग जानते होंगे, R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है। यहाँ पे I1 धारा बह रही है देख सकते हो, और यहाँ पे I2 धारा बह रही है। नीचे आओगे यहाँ पे I1 प्लस I2 धारा बह रही है और प्रतिरोध R3 है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का परिपथ है। ठीक है, अब बात आती है इस परिपथ में बंद पास क्या होता है। ठीक है, तो पास देखो, इसमें बात करें बंद पास मतलब बंद आपका पूरी जगह समझ सकते हो, बंद जगह जो हो उसे आप बंद पास बोल सकते हो या बंद लूप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखें, और बंद पास क्या होगा, जो सेल प्रतिरोध धारा इन सबसे घिरा हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे बंद पास की बात करें तो देखोगे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक बंद पास दिख रहा होगा, मतलब इतनी जगह एक बंद दिख रही होगी जिसमें सेल प्रतिरोध धारा सब कुछ। देखो ध्यान से, ये आपका इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका क्या है, एक बंद पास। इसी टाइप से बात करें तो यहाँ से लेके आपका ये वाला देख सकते हो, ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्या दिख रहा है, बंद पास। ठीक है, ध्यान से समझो, ये यहाँ से लेके इतना भाग आपका क्या है, एक बंद पास है या बंद जगह है। ठीक है, यहाँ बात करें इतना आपका एक बंद पास है। तो इस वाले परिपथ में दो बंद पास है, पहला नंबर तो ये है और दूसरा नंबर ये है। ठीक है, दो बंद पास है आपके पास, पास भी बोल सकते हो, लूप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो बंद पास है। तो इसी तरह आपका क्या बोला जाता है, बंद पास वो होता है जिसमें प्रतिरोध धारा सेल हो और वो एक बंद जगह हो। ठीक है, जैसे इसमें देख सकते हो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ पर से लेके यहाँ तक पूरी एक बंद जगह है। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पे भी ऐसे करके पूरी बंद जगह। ठीक है, तो इसे बंद पास बोला जाएगा। तो कहा गया किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में जो बहने वाली धारा होती है तथा संगत जो प्रतिरोध होता है, जैसे R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, I1 धारा, I2 धारा। ठीक है, तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल, जैसे विद्युत वाहक बल E1 और E2, इन विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बहुत मस्त नियम है ये। कह रहा है कि किसी परिपथ में जो बंद पास होते हैं, प्रत्येक बंद पास के जो बहने वाली धारा होती है तथा उसका जो संगत प्रतिरोध होता है उसके गुणनफल का बीजगणितीय योग। ठीक है, उसके गुणनफल मतलब I और R का गुणनफल मतलब I इंटू R, और उसका गुणनफल का क्या करेंगे, बीजगणितीय योग, मतलब उसमें सिग्मा लगा देंगे। वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात आप यहाँ से लिख सकते हो क्या, आप यहाँ से लिख सकते हो सिग्मा I इंटू R बराबर E। यही आपका है क्या, सिग्मा I इंटू R बराबर E, यही आपका
किरचॉफ का दूसरा नियम या पास का नियम है सिग्मा आई इंटू आर बराबर ई। इसका क्या मतलब है, आई आपको पता है धारा है, आर प्रतिरोध और ई क्या है, विद्युत वाहक बल है। कहा गया था किसी परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में जो बहने वाली धारा जैसे I1 और I2 इसका बीजगणितीय योग करना है, तो बीजगणितीय योग के लिए बताया गया था सिग्मा का प्रयोग होगा। तो कहा गया बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, धारा I और प्रतिरोध उसका कौन हो जाएगा, आर। आई और आर के गुणनफल करना था, इसलिए हमने आई और आर का गुणनफल कर दिया। गुणनफलों का बीजगणितीय योग मतलब आई और आर के गुणनफल मतलब आई इंटू आर का बीजगणितीय योग, मतलब यहाँ पे सिग्मा लगा दो। बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल ई का बीजगणितीय योग का बराबर होता है। ठीक है, तो सिग्मा आई आर बराबर आप क्या लिख सकते हो, ई लिख सकते हो। ठीक है, ई का भी बीजगणितीय योग करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा ई लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिग्मा ई लिखेंगे यहाँ पे, सिग्मा ई। ठीक है, क्योंकि इसका भी बीजगणितीय योग करना है ना। कह रहा था कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंदपास के आपका जो बहने वाली धारा है तथा संगत प्रतिरोध आई तथा आर का जो गुणनफल होगा उसका बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा आई आर, मतलब आई और आर का गुणनफल और उसका बीजगणितीय योग तो सिग्मा आई आर, और वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। तो सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई। यही आपका क्या है, किरचॉफ का दूसरा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, बस इतना सही है, किरचॉफ का दूसरा नियम। इसे पास का नियम बोला जाता है या किरचॉफ का दूसरा नियम बोला जाता है। अब बात करें जो किरचॉफ का दूसरा नियम है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब प्रयोग हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे, आगे हम लोग पढ़ने वाले व्हीटस्टोन सेतु उस पर भी इसका उपयोग होगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम थोड़ा सा आपको इसको समझाते हैं। अब जैसे बात आती है कि मान लो आपको यहाँ पे जैसे ये बंद पास है, बंद पास ये वाला एक पास है, एक पास ये, दो बंद पास है। अगर बंद पास को हल करना पड़े तो इसको कैसे हल किया जाता है किरचॉफ के दूसरे नियम से, वो समझ लो। यहाँ पे हल करने के लिए आपको दो रूल लगाने। पहला रूल, ये आपका इतना किरचॉफ का नियम हो चुका है। ठीक है, इतना तक हो चुका है किरचॉफ का नियम। आप इसके बाद का आगे नीचे समझो। ठीक है, आप जैसे आपको बंद पास को हल करना पड़ता है न्यूमेरिकल पे, वो सीख लो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो आप बात करें, आपको यहाँ पे पहला नंबर रूल लिखना है। ठीक है, कि आपको पहला रूल क्या लिखना है कि अगर आप यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो आई इंटू आर का गुणनफल, आई इंटू आर, ठीक है लिख सकते हो या यहाँ से लिखते हैं, तो आई व आर का गुणनफल धनात्मक होगा। ये बहुत ज़रूरी रूल है, ये जान लो। आपको एकदम मतलब एक कॉपी मस्त तरीके से नोट कर लेना है, बहुत ज़्यादा जरूरी। इसका प्रयोग अभी देखना बहुत ज़्यादा लगेगा, पूरे चैप्टर में है। ठीक है, इसलिए कह रहे यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो आई व आर का गुणनफल जो होगा धनात्मक होगा। जैसे धारा देख रहे हो, धारा इस दिशा में, धारा का निशान कहाँ बना, इस दिशा में, मतलब ऐसे धारा बह रही है। निशान से ही पता चलेगा धारा की ऐसे लगा है, मतलब इधर की ओर बह रही धारा। ठीक है, तो धारा जब इस ओर बह रही, अगर आप भी धारा की ओर चलोगे तो आपको हमेशा आई व आर का गुणनफल धनात्मक रखना है, मतलब प्लस में रखना है। और अगर कहीं जैसे धारा इस दिशा में बह रही, आप धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, हम एक लिख रहे हैं तो इसका उल्टा भी समझ लेना। अगर धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, जैसे आप धारा की इस दिशा में चलने लगो, धारा इस दिशा में, तो ऋणात्मक मान होगा आपका आई और आर का। ठीक है, दूसरी बात समझो। बात करें अब विद्युत वाहक बल की, विद्युत वाहक बल की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है यदि हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं। मान लो अगर आप माइनस, जैसे बैटरी पे माइनस और प्लस होता है, जो बड़ा वाला होता है उसे प्लस बोलते हैं, जो छोटा वाला होता है उसे माइनस। जैसे यहाँ पे जो बड़ा उसे प्लस, छोटा माइनस। यदि आप बैटरी के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हो, धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हो तो आपको ई का मान, धनात्मक रखना है। ई का मान धनात्मक रखना है, ई का मान धनात्मक रखना है।
दोनों रूल ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लोगे आप ही का फायदा है। अगर आप ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हो तो आपका ई का मान धनात्मक होगा। मतलब कि जैसे आपको बताया बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला इलेक्ट्रोड माइनस होता है। यहाँ पे जैसे ये ऋण ये माइनस, मतलब कि अगर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, मतलब अगर इस ओर चलते हो, जिस ओर आपको क्या मिले, पहले ऋण मिले फिर धन मिले, मतलब ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक बल ई होता है उसका मान धनात्मक रखना होता है। आप जरा हम आपको इसको एग्जाम्पल से पूरा समझा दें। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ हमने शायद अभी नहीं बताया, आप यहाँ पे लिख लेना कि ये जो दूसरा नियम है यह ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। यहाँ पे जब इतना हो जाए सिग्मा आई आर बराबर ई आ जाए तो इसके नीचे देखो यहाँ पे चलो लिखे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यह नियम जो है आपका दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम जो था वो किस पे आधारित था, आवेश के संरक्षण पे। दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। जब इतना लिख जाए, जब परिभाषा लिख जाए, मतलब जो उसका नियम है सिग्मा आई आर बराबर ई लिख जाए, फिर यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, इतना लिख देना। फिर इसके बाद लिख देना लूप को हल करने के नियम। पहला नियम, यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो आई व आर का गुणनफल धनात्मक होगा। लूप या पास को हल करने के नियम, ठीक है। फिर लिख लेना ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो आपको ई का मान धनात्मक रखना है। आप इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे भी समझा दे, आगे जब वी टू स्टोन सेतु पढ़ाएंगे उस पर भी समझाएंगे, जब न्यूमेरिकल हल कराएंगे तब भी समझाएंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे समझ लेगा उसको एकदम आसान लगेगा, इसलिए कह रहे थोड़ा टाइम दे रहा है तो समझने का प्रयास करो, ठीक है। आप जैसे हम लिखते हैं, आपको बताया लूप कौन होता है, जो बंद होता है इस टाइप से। तो पहला लूप ये, दूसरा लूप ये। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बंद लूप एक से, बंद लूप, या पास भी लिख सकते हो बंद लूप एक से। बंद लूप एक में क्या करना है आपको, देखो आप ये जो आपको हमने बनाया हुआ है इस तरह से, इसका मतलब ये दिशा बनाई हुई है कि आप किस तरह से चल रहे हो, ठीक है। हमने कौन सी दिशा बनाई, हम इस ओर से इस ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाई, दिशा, मतलब हम इस ओर से इस ओर की ओर चलेंगे तो ये आपका इस टाइप से हल होगा, ठीक है। आप जैसे आप देखो, आप सबसे पहले आप किस तरह से चल रहे हो, इस तरह से चल रहे हो, जहाँ पे I1 धारा, R1 प्रतिरोध, E1 है, I1 है, इस टाइप से आप चल के इस टाइप से आके इस टाइप से आके इस टाइप जाओगे, ठीक है। यहाँ पे फील करो, ठीक है, फील करो पूरा। देखो हम सबसे पहले लिखे बंद लूप एक से, तो बंद लूप एक ये है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, I1 दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है, उसका संगत प्रतिरोध R1 दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, इस दूसरे नियम के अनुसार, ये किस नियम से हल हो रहा है, किरचॉफ के दूसरे नियम से, ठीक है। तो आपको पहले क्या मिल रही, धारा I1, फिर मिला प्रतिरोध R1, तो I1 गुणे R1, I1 गुणे R1, और इसका मान बताओ प्लस में रखे कि माइनस में, यहाँ से पढ़ लेना। यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो I व R का गुणनफल धनात्मक होगा। यदि धारा की दिशा में, देखो हम चल रहे हैं इस ओर, देखो इस चिन्ह के अनुसार देखो हम चल रहे हैं इस ओर, I1 भी इसी ओर है, R1 भी इसी ओर, मतलब धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा भी इसी ओर है, हम भी इसी ओर चल रहे हैं, तो मान धनात्मक रखना है प्लस में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद बात आएगी इलेक्ट्रोड में, अगर धन से ऋण, मतलब ऋण से अगर धन में चल रहे हो तो आपको ई का मान धनात्मक रखना है। सबसे पहले I1 गुणे R1 रखा और उसका मान क्या रखा, प्लस में रखा, क्यों, क्योंकि आपको धारा की दिशा में चल रहे हो। फिर इसके बाद हम लोग इस पे आए विद्युत वाहक बल E1 पे, इस पे देखा ये छोटा वाला आपको पता है ऋण होता है और बड़ा वाला प्लस होता है, ठीक है, छोटा वाला ऋण बड़ा वाला प्लस। तो सिंपल, जब आप क्या चल रहे हो, पहले माइनस मिला फिर प्लस मिला, ध्यान समझना, पहले माइनस मिला छोटा वाला और फिर ये वाला प्लस मिला, तो जब माइनस से प्लस की ओर चलोगे तो आपको बताया गया ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड, मतलब माइनस से प्लस की ओर चलने पर ई का मान धनात्मक रखते हैं। तो यहाँ पर से माइनस है फिर प्लस, तो माइनस से प्लस की ओर चलने पर ई का मान ऋणात्मक, सॉरी ई का मान धनात्मक रखेंगे, मतलब इस E1 का मान हम लोग धनात्मक रखेंगे, और वो किस ओर रखेंगे, इस ओर रखेंगे E1, ठीक है। इतना कर दिया, प्लस का E1 रखा, बराबर में ई रखा जाता है ना, देख लो बराबर में ही रखा जाता है, इसलिए E1। आप इसके बाद जब इतने में घूम चुके, अब आ जाओ नीचे, यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे घूम जाओ, ठीक है। बंद पास इतने पे ही तो बात करनी, इतने पे, तो यहाँ से इतना हो चुका है, अब नीचे आओ, यहाँ पे घूम जाओ। अब यहाँ पे देखोगे आपको कौन मिला, I2 मिला, प्रतिरोध R2 मिला, और ये विद्युत वाहक बल E2 मिला, ठीक है। ध्यान से देखना, इस वाली लाइन पे देखो I2 धारा मिली, E2 आपका विद्युत वाहक बल, R2 प्रतिरोध। तो जब I2 धारा मिली तो आपने देखा धारा, हम जा रहे हैं, देखो यहाँ से आए थे हम, इस रास्ते से आए, इस रास्ते में घूमे, इस रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है।
इस रास्ते में जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं इस रास्ते पे, धारा आपकी क्या है इस रास्ते पे, मतलब धारा के हम विपरीत हो गए, ध्यान समझना, हम जा रहे हैं इस रास्ते पे, धारा आ रही इस रास्ते पे, मतलब हम धारा के विपरीत हो गए। तो जब धारा की दिशा में चलेंगे तो आई व आर का गुणनफल धनात्मक होगा, लेकिन अगर हम इस ओर जा रहे हैं, धारा इस ओर आ रही है, तो हम उसका मान ऋणात्मक रखेंगे, ठीक है। जब धारा के विपरीत हो जाना तो मान माइनस में रखना। यहाँ पे क्या I2 है और R2, तो I2 और R2 का गुणा जो आएगा माइनस पे आएगा, माइनस का I2 इंटू R2, माइनस का I2 इंटू R2, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या मिला, विद्युत वाहक बल मिला E2। अब बात आती है इस E2 का मान माइनस में रखा जाए कि प्लस में रखा जाए, तो बताओ E2 का मान माइनस में रखा जाए कि प्लस में। आपसे हमने कहा था अगर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हो तो E का मान धनात्मक रखना, लेकिन यहाँ पे देखोगे हम चल रहे हैं इस ओर, तो ये कौन सा है, बैटरी का बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, तो हम किस ओर चल रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर। तो जब प्लस से माइनस की ओर चलेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस में रखेंगे E2 को। कह रहे थे अगर ऋण से धन की ओर चलते हो, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हो तो मान धनात्मक होगा, और इसका उल्टा अगर धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर चलते हो, बैटरी का जो धन होता है प्लस होता है, अगर प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो मान आपको माइनस का रखना है। ये हो गया लूप 1 के लिए, I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। ये हो गया आपका लूप 1 के लिए, लूप 1 या पास 1 के लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाया, और इस टाइप से आ जाएगा, मतलब I और R का बीजगणितीय योग बराबर विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग। माइनस और प्लस का तो समझना पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है। और वो कैसे समझोगे, इसी से, ठीक है। वो किससे समझोगे, इसी, ये जो 2 नियम लिखे इनको हल्के में ना लेना, यही 2 नियम मेन है, ठीक है। इतना हो गया, अब आगे समझते हैं। अब पहले लूप पे तो हल किया, अब इसी तरह से बंद लूप 2 पे करते हैं, ठीक है। इनको समझ लोगे तो आगे आराम रहेगा, और बाद में न्यूमेरिकल हल कराएंगे तब तो बताएंगे ही, तो थोड़ा इसमें समझ लो, थोड़ा उसमें समझा देंगे, ठीक है। लिखते हैं बंद लूप 2 से। अब इस वाले लूप की हम बात करेंगे, बंद लूप 2 की, ठीक है। यहाँ से लेके इस रास्ते से लेके इस रास्ते से लेके इस रास्ते तक, ठीक है। तो यहाँ पे फील किया करो बंद लूप 2। आप देखो बंद लूप यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से ये जाके यहाँ तक खत्म हुआ है। तो पहले देखोगे यहाँ पे I2 धारा मिल रही है, प्रतिरोध R2 मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो हम इस दिशा में चल रहे हैं, इस लूप के ये देखो, ये हम इस दिशा में चल रहे हैं, धारा भी इसी दिशा में है, तो आपको चिन्ह कौन सा रखना है, प्लस का। जब धारा की दिशा में तो प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा I2 इंटू प्रतिरोध R2, प्लस का रखना, ठीक है। फिर इसके बाद देखोगे आपको आगे आए, जब I2 इंटू R2 मिला, I2 की दिशा में दो तो प्लस का। अब इसके बाद आगे आए तो बैटरी का पहले माइनस टर्मिनल मिला, फिर प्लस, तो इधर से आने में पहले बैटरी का माइनस मिला फिर प्लस मिला। तो जब इधर से आ रहे हो तो पहले माइनस मिल रहा है फिर प्लस मिल रहा है, तो आपसे कहा गया था जब माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो ई का मान प्लस होगा। तो ई कौन है, E2, तो इसका मान प्लस में रखना, बराबर के उस पार, ठीक है, बराबर के उस पार E2 का मान प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आ गए नीचे, फिर हम घूम गए इधर की ओर, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे ही तो आओगे, ऐसे। अब यहाँ पे जब आप आ गए तो आप भी इस ओर जा रहे हो और धारा I1 प्लस I2 भी इसी ओर है, ठीक है। आप देखो इस रास्ते से आके इस रास्ते में घूमे और फिर आप इस रास्ते पे जाए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इस रास्ते से होके इस रास्ते, तो हम इस रास्ते जा रहे हैं। धारा की दिशा देख सकते हो, ये चिन्ह बता रहा है कि धारा भी इसी दिशा में, तो जब धारा की दिशा में होंगे तो मान कैसा होगा, प्लस होगा। I1 प्लस I2 एक धारा है तो इसका मान प्लस पे रखना, प्लस का I1 प्लस I2 इंटू प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा, इस रास्ते पे कौन सा प्रतिरोध मिला, R3, तो R3 प्रतिरोध, ठीक है, R3 प्रतिरोध, और बराबर में क्या था, E2। अगर यहाँ पे कोई विद्युत वाहक बल लगा होता नीचे तो हम उसका भी उपयोग लेते, लेकिन नीचे कोई विद्युत वाहक बल नहीं, तो इतना ही हो जाएगा आपका I2 इंटू R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2। ये आपका किरचॉफ के दूसरे नियम से आपका सॉल्व हो चुका है बंद लूप 2 के लिए, ठीक है। बंद लूप 2 के लिए भी हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ होता है, बस आपको बस ये समझना है, यदि धारा की दिशा में चलेंगे तो I व R का गुणनफल धनात्मक होगा। अगर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलते हैं तो आपका ई का मान धनात्मक होगा, ठीक है, और इसका उल्टा भी हो जाएगा। अगर विपरीत दिशा में चलोगे तो ऋणात्मक होगा, और प्लस से माइनस की ओर चलोगे तो ई का मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में आया। ये चीज़ अगर कम समझ में आया हो तो टेंशन ना लो, कोशिश तो की कि आपको पूरा समझा दे, बस ये करना इस टाइप से इस टाइप चला जाता है और आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करना, आगे भी अभी बहुत आएगा, उस पर भी हम आपको जब व्हीटस्टोन सेतु समझाएंगे तब फिर से कराएंगे। तो देखो अभी अगर आपका 90% भी आपको समझ में आ गया ना, तो जब व्हीटस्टोन सेतु अगले वीडियो पे पढ़ोगे तो उस पर आपका और जो बचा कुछ है वो भी पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वैसे तो कोशिश पूरी की कि आप लोग इसको पूरा समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि यार एक चीज़ जान लो, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको कोशिश
कोशिश किया था पूरा समझ जाओ। अगर कम समझ में हो तो एक काम और करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेना जहाँ से हमने ये बताना शुरू किया है, ठीक है, ये चीज़ वाला बताना शुरू किया नियम को पीछे कर लेना, वीडियो फिर से देखना और कॉपी पे इस चित्र को बना के खुद से प्रयास करना, ठीक है, तभी पूरा समझ में आएगा। आगे न्यूमेरिकल बहुत मिलने, इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं समझ लो। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 फिजिक्स की, ठीक है। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लो। प्रथम नियम भी बता दिया किरचॉफ का, प्रथम नियम क्या होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम भी बता दिया, ठीक है। तो दूसरे नियम का भी स्क्रीनशॉट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।